नमस्ते। सदावत्सले मातृभूमे, राम राम सभी को। आज मैं आया हूँ कुछ बात करने क्योंकि काफ़ी माहौल अच्छा है, मतलब खुशनुमा माहौल है भर्तियों को लेकर के हरियाणा के अंदर। तो आज मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूँगा, ठीक है, और ग्रुप डी की कट ऑफ की बात करूँगा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा हरियाणा के ग्रुप डी में। क्योंकि मेरे को 2-3 मैसेज आए थे कि सर ग्रुप डी का कट ऑफ बता दो, जबकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था लेकिन टाइटल में मैंने नहीं डाला था। ये वीडियो मैंने ग्रुप डी का कट ऑफ बताया था, लेकिन फिर मैं आज थोड़ा रिफ्रेश करके बताऊंगा मैं कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ज्वाइनिंग होती है बाकी ग्रुपों की, तो कैसे रहेगा। ठीक है, तो 5-6 टॉपिक है जिस पर आज मैं बात करूँगा आपसे। सबसे पहले कि डीवी कैसे होगा हरियाणा के अंदर, ग्रुप सी और ग्रुप डी का। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 80% चांस है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि इनके पास वक्त नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन करेंगे तो फिर वो ऐसे तो बुद्धिमानी है कि ऑफलाइन ही करें, क्योंकि लेकिन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट उनको चेक करना, वेरीफाई करना, वह भी डॉक्यूमेंट तो चेक आपको मान के चलो, जब आप जॉब लग जाओगे तो साल 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या साल 1.5 साल के अंदर वो डॉक्यूमेंट आपकी वेरीफाई कर देंगे। अगर सर्टिफिकेट गलत है तो आपको निकाला भी जा सकता है, पेनल्टी के साथ आपको जो पेमेंट आपने लिया है वो इंटरेस्ट के साथ आपको पे भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन डी भी लेंगे, मुझे ज़्यादा 80% चांस है, और 20% चांस है कि ऑफलाइन डी भी होने का। तो डॉक्यूमेंट, अब फिर ये बात पहली बात हो गई। फिर दूसरी बात क्या है कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और ये मैं स्पेशली जूनियर इंजीनियर, शिफ्ट अटेंडेंट, इलेक्ट्रिशियन, एएलएम, इनके लिए बात करूंगा मैं। ठीक है, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं, और सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल होना चाहिए, उसके साथ सबका 3-3 फोटो कॉपी होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स का अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब वो सेल्फ अटेस्टेड कहते हैं या गजेटेड ऑफिसर का, वो बाद में बात करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सेल्फ अटेस्टेड ही होना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के बारे में आते हैं बात करें। डॉक्यूमेंट क्या है, पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका 10th का। उसमें क्या होगा, सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपका दोनों होने चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट होगा 12th का, उसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ओरिजिनल चाहिए आपको। तीसरा डॉक्यूमेंट होगा आपका डिप्लोमा का, जो डिग्री का जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है, डिप्लोमा या डिग्री का दोनों का सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, और जो फाइनल में आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो। ठीक है, और वो सर्टिफिकेट बहुतों का अगर नहीं है, एक्चुअली इसमें क्या है कि जो डिप्लोमा होल्डर है, अगर वो जस्ट पास किए हैं तो सर्टिफिकेट में टाइम लग जाता है आने में, तो वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से जाके। एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा आपको, जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डालना पड़ेगा, जाके दिखाना पड़ेगा या ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। जैसे यूपीएससी में होता है ना कि मेंस में, कि सारा सर्टिफिकेट आपको मेंस में ही, मेंस के एग्ज़ाम के पहले ही अपलोड करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमें लगता है कि ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि इनके पास वक्त कहाँ बचा हुआ है यार। अगर सबका डीबी कराएंगे तो महीना 1.5 महीना डीबी ही चलेगा। तो प्रशासन को भी इंगेज रखना पड़ता है, स्टाफ भी कम है एसएससी में, हरियाणा एसएससी में। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम चांस है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन अब सरकार है, सरकार के अंदर क्या चल रहा है हम तो बता नहीं सकते, हम बस एक गेस कर सकते हैं। ठीक है, अब चौथा डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट चौथे में होना चाहिए कि फ़ोटो होना चाहिए। आप 2 तरह का फ़ोटो आप सेट बनवा लेना, 8-8 कॉपी का, 8-8 सेट बनवा लेना, 8 या 10-10 बनवा लेना आप। एक तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटो है, तो आप कैफ़े में जाओगे, कहो कि ऐसा फ़ोटो, तो आपको निकाल के दे देगा वो। ठीक है ना। दूसरा एक रिसेंट भी बनवा लेना, 10-10 फ़ोटो। ठीक है, 10 फ़ोटो ओल्ड और 10 फ़ोटो रिसेंट बनवा लेना। पांचवा क्या चाहिए आपको, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आप किस कैटेगरी से हो, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस या बीसीए, बीसी जो सर्टिफिकेट, एससी एसटी, जो आपका जो कैटेगरी है उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए, समझे। और वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है ना, वो पुराना भी चलेगा, नया बनवाने की जरूरत नहीं, कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको जिस, जब आपने मेंस का फॉर्म अप्लाई करा था ना, तो उस ईयर का आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगेगा, वो फाइनेंशियल ईयर का। अब फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं, 1 अप्रैल ऑफ करेंट ईयर टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि मेंस का लास्ट डेट कब था, उसके पहले उसी साल का
और उसके अगले का फाइनेंशियल ईयर का EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। छठा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फैमिली आईडी जो आपका हरियाणा में है, और जो हरियाणा के बाहर क्यों अपने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रखे भाई, ऐसे मांग जरूरत तो नहीं पड़ेगा लेकिन रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो राजस्थान, यूपी के, बिहार के जो बच्चे हैं, पंजाब के बच्चे हैं, वो अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी रखें, ठीक है। सातवां, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना यार, और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट गजेटेड ऑफिसर से ही होना चाहिए सर्टिफाइड, ठीक है ना। तो किसी भी गजेटेड ऑफिसर, कोई स्कूल जा करके, चाहे तहसील में, चाहे तहसीलदार भी गजेटेड माना जाता है, SDM तो होता ही है, तहसीलदार को भी गजेटेड माना जाता है हरियाणा के अंदर, और यूपी के अंदर भी तहसीलदार गजेटेड है, नायब तहसीलदार गजेटेड नहीं होता है, तहसीलदार गजेटेड होता है, ठीक है। तो ये 7 टाइप का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, और सबकी 3-3 कॉपी करा लेना आप, ओरिजिनल के साथ 3-3 कॉपी फोटो कॉपी रखना, और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मैं 99% श्योर हूँ सेल्फ अटेस्टेड हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका गजेटेड ऑफिसर से होना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैंने बता दिया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट कि 3 तरह की पॉसिबिलिटी है सरकार क्या करेगी लोकसभा चुनाव के पहले। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सिर्फ ग्रुप डी का ज्वाइनिंग कराएगी, 95 नंबर पे कट ऑफ निकालेगी, और 2 लिस्ट तैयार करेगी, एक 95 नंबर वाला, एक 100 वाला, और अर्ली हियरिंग करा के या जो भी डेट है, ठीक है ना, तो उसमें वो दोनों तरह का लिस्ट तैयार करेगी गवर्नमेंट, HSC, ठीक है। अगर इनके पक्ष में आता है, अब मेरे को 100% चांस है कि इनके पक्ष में ही आएगा, तो ये पहले भी नौकरी दे चुके हैं। अगर ये जो सोशल इकोनॉमी के नंबर अगर कोर्ट इनवैलिड कर देती है तो भाई जो लगे हैं उनकी तो लंका लग जाएगी, तो फिर वो कोर्ट पहुंच जाएगा कि हम भाई जो जब इनवैलिड है जिनको नौकरी पे क्यों रखा आपने। बहुत सारे बच्चे सोशल इकोनॉमी के लेकर नंबर नौकरी कर रहे हैं, तो 99 क्या 100% चांस है कि वो वैलिड करा दिया जाएगा। हाँ, बस इनको वेरीफाई करना होगा, और इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा है कि फैमिली आईडी से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब कोर्ट ये नहीं कह सकते कि आप जाके पर्सनल करें, वो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीजें है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के मामले में जुडिशरी दखल एक लिमिट तक दे सकती है, जब लगे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है किसी स्टूडेंट का, ठीक है, वहाँ पर दखल देगी लेकिन कोर्ट ये नहीं कहेगी कि आपको फिजिकल करना है या जाके एक लड़के का फिजिकल वेरिफिकेशन करे, ये कहना ही गलत है, ठीक है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल कोर्ट, मैं किसी कोर्ट को कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, तो एग्जीक्यूटिव जैसे डिसाइड करे कि वो चाहे ऑनलाइन करे या फैमिली आईडी से करे या फिजिकल करे, समझिए। कार्यपालिका का क्षेत्र अलग है, न्यायपालिका का क्षेत्र अलग है, ठीक है। तो ये केस ये हो गया कि आपका जून से अगस्त के बीच में 32,000 ग्रुप सी का इस साल का ज्वाइनिंग कराएगी, एग्ज़ाम सबका ले लेगी और डॉक्यूमेंट अपलोड करवाती रहेगी सबका, और ये प्रोसेस लगेगा लोगों के एग्जाम मतलब काम हो रहा है, नौकरी मिल रहा है, और ग्रुप डी का ज्वाइनिंग करवा देगी 14,000 15,000 जो बच्चे हैं। पहला केस ये है। दूसरा केस क्या है, 9 ग्रुप जिसमें 4 गुना से कम बच्चे हैं, जिनका एग्जाम भी हो गया है, 30-31 को हो गया है, पहले उनको ज्वाइनिंग करा दे, मिड फरवरी या फरवरी 3rd वीक तक ज्वाइनिंग करा दे, फिर 10 से 15 मार्च के बीच में आचार संहिता लग जाएगा। तो ऐसे तो आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके मामले में ना गवर्नमेंट को अधिकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। पूरा जैसे कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, तो वो सब हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जैसे पे UPSC हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो सरकार का कोई दखल नहीं होता। लेकिन अगर हमें सबको पता है कि कहीं ये सभी पोस्ट कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को ही, अपने पसंद के लोगों को ही बैठाया जाता है। जैसे कैग वैग हो गया तो अपने पसंद के लोग को बैठाते हैं गवर्नमेंट वाले, नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है सबका। लेकिन इनको पता चलेगा कि कब है, तो ये 10 मार्च के पहले आपको ग्रुप डी का ज्वाइनिंग दे देंगे। 9 ग्रुप, उससे क्या होगा, ग्रुप डी का कट ऑफ कम चला जाएगा। 9 ग्रुप में कम से कम, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कम से कम शुरू के 5,000 में से कम 1,500-2,000 बच्चे कम, 1,500-1,000 बच्चे कम हो जाएंगे टॉप में से। शुरू के जो क्रीम बच्चे हैं 5-6 हज़ार में, तो वो मान लीजिए कि 1,500 बच्चे भी कम होते हैं, तो नीचे के 1,500 वालों को मौका मिल जाएगा। दूसरा केस ये हुआ। तीसरा केस क्या हुआ कि
56-57 को साइड में रख करके अभी उस पर कुछ ना करे गवर्नमेंट, बाकी का जो 20,000 पोस्ट है उसका जो एग्ज़ाम करा ले 15 फरवरी तक। और यार एक दिन में 20 से 30,000 OMR स्कैन कर सकते हैं, एक एफिशिएंसी है, ठीक है ना। तो एक हफ्ता में चाहेंगे तो रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। ये जब पूरे देश का चुनाव का रिजल्ट जब एक दिन में आ सकता है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक क्लियर हो जाता है कि कौन कहाँ से जीत रहा है, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो इनको यार 50-60,000 OMR चेक करना कौन सा बड़ी बात है, इनके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। एक हफ्ता में रिजल्ट निकाल देंगे, एक हफ्ता में DP करा लेंगे, एक हफ्ता में ज्वाइन कर देंगे 15 फरवरी के बाद। इनको 21 दिन और चाहिए, तो ये 20,000 का ज्वाइनिंग करा दे, फिर ग्रुप D का ज्वाइनिंग करा दे, ठीक है। तो ग्रुप D का तो और कम चला जाएगा, तो 20,000 के ऊपर का, क्योंकि ग्रुप D में जो टॉप 10,000 है ना, उसमें से कम 6,000 बच्चे, 6 से 7,000 बच्चे ग्रुप C वाले हैं। देखिए एग्जाम सब कोई देने गया था, कोई अब शर्म के मारे ना कहे वो बात लगे कि बहुत लोग एग्जाम देने गए थे ग्रुप C वाले, समझे। कोई बताता बेरोजगारी में यार कोई भी कुछ भी कर सकता है, कहीं भी जाने को तैयार है, ठीक है, लेकिन शर्मिंदगी है तो कोई बताता नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप D में जो शुरू के जो 10,000 में 6,000 बच्चे कम से कम ग्रुप C वाले हैं, ये कर देंगे तब जाके ग्रुप D में वास्तव में। आपको पता है BTech MTech करके MBA करके आया हुआ है, MSc करके आया, उससे आप चाय पानी पिलवाओगे, ग्रुप D की नौकरी करवाओगे उससे। देखो मैं किसी नौकरी को गलत नहीं कह रहा हूँ, अब मेरे लिए एक चपरासी की उतनी ही इज्जत है, सबकी इज्जत है, लेकिन यार कोई बताओ, आप MTech किया हुआ बच्चा यार, जबकि वो काबिल है तो उसको चाहे MBA किया हुआ चाहे MSc किया हुआ, तो उसको उसके फील्ड की नौकरी दो ना, ठीक है। और वास्तव में जो ग्रुप D की तैयारी करे वो लगेंगे, ठीक है। ये तीसरा केस हो गया। तो यही 3 केस है ज्वाइनिंग का आपका, या तो सीधा सिर्फ ग्रुप D का दे, या ग्रुप D प्लस 9 ग्रुप का दे, या ग्रुप C माइनस 56-57 और ग्रुप D का बनेंगे। तो 20,000 ग्रुप C का और 12,000 छाट दे 56-57 का, और उसको रखे विधानसभा के लिए, ठीक है। और फिर नए CET करा ले, और 2024 का नया CET करा ले, और नोटिफिकेशन निकाल दे, उसका भले एग्जाम न ले। 6,000-7,000 हरियाणा पुलिस की भी आने वाली है, जैसे सब चर्चा कर रहे हैं कि जनवरी में आ जाएगी, उसकी जनवरी में आ जाएगी नोटिफिकेशन। 3rd वीक या 4th वीक तक आना चाहिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है। 6 से 7,000 पोस्ट है सर हरियाणा पुलिस का, 5,000 और 1,000 महिलाओं का है, और 5,000 पुरुषों का, 6,000 करीब पोस्ट है, ठीक है, या 7,000 ऐसा ही कुछ है, 6,000 पुरुष का 1,000 महिला का, इसलिए 6,000 या 7,000 ऐसे ही कुछ पोस्ट है, ठीक है ना। तो इसका भी एग्ज़ाम ले लेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग कराएंगे इलेक्शन के बाद हरियाणा पुलिस वालों का, ठीक है। तो काफ़ी बचेगा इनके, 12,000 ये 56-57 का बचेगा विधानसभा के दिखाने के लिए, 6,000-7,000 हरियाणा पुलिस का रहेगा, और आपका ग्रुप D की नई बहाली करवा देंगे, क्योंकि उसमें तो अलग CET लेना नहीं है 2024 वाले में, उसी में पूछ लेंगे आपको ग्रुप D में लगना है कि नहीं लगना है। तो पुलिस कराने के बाद 56-57 करने के बाद ग्रुप D का करा देंगे, और ग्रुप C के पोस्टों का नोटिफिकेशन निकलवा देंगे। और CET का स्कोर कार्ड लॉलीपॉप की तरह रहेगा, ये चूसते रहेंगे बच्चे, जो नए बच्चे, उनको भी तो लगना चाहिए ना कि सरकार काम कर रही है, BJP काम कर रही है, वो भी खुश हो जाएंगे CET क्वालिफाई देख करके। अब 15 गुना कर देंगे, कहेंगे कि हम अगली बार विधानसभा में फिर से हम रिपीट करेंगे खट्टर साहब, तो ये करेंगे। लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी है, क्योंकि हमारा परिवार RSS से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग शुरू से ही RSS से जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि जहाँ तक हमारी जानकारी है, और मैं जिन लोगों को जानता हूँ, खट्टर साहब रिपीट नहीं होंगे। अगर इस बार कोई CM बनेगा तो वो दक्षिण हरियाणा से बनेगा, या अब BJP के बारे में गेस करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें लग रहा है कि खट्टर साहब ये कन्फर्म है कि रिपीट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि 10 साल ये रह लिए, फिर शिवराज सिंह चौहान जैसे संगठन में काम कर रहे हैं, ये भी संगठन में आगे काम करेंगे, किसी न किसी स्टेट का इनको प्रभारी बना दिया जाएगा खट्टर साहब को, ये कन्फर्म है, रिपीट नहीं करेंगे। मोदी साहब की पसंद है, अमित शाह से तो बिल्कुल इनकी अब उस लेवल का नहीं है, लेकिन मोदी जी की पसंद है खट्टर साहब, और अमित शाह तो बिल्कुल नहीं बनता इनका, ठीक है। और कोई ऐसा CM बनेगा जैसे ग्राउंड लेवल, जैसे भजन लाल शर्मा है राजस्थान में, तो ये कन्फर्म है कि ब्राह्मण यादव तो नहीं बनेगा, क्योंकि ब्राह्मण यादव और ठाकुर भी नहीं बनेगा। अब चांस है कि गुर्जर समाज, सैनी समाज, OBC, क्योंकि OBC की राजनीति बहुत ज़बरदस्त हो रही है आज के देश में, प्रधानमंत्री खुद OBC हैं, अमित शाह भी OBC में आते हैं,
तो ओबीसी की राजनीति हो रही है, जम के हो रही है। तो हो सकता है हरियाणा में अगला सीएम कोई ओबीसी समाज का हो, और अपर कास्ट या जाट ठाकुर ब्राह्मण तो हम नहीं लगते कि कोई बनाएगा हरियाणा के अंदर, ये नहीं बनेंगे, क्योंकि जाट को भी उनकी 2-3 पार्टियां हैं, कांग्रेस में है ही, फिर इंलोद है, जेजेपी है, तो कोई ओबीसी समाज से बनेगा हमें यहाँ तक लग रहा है, क्योंकि बीजेपी को आगे की राजनीति करनी है। ठीक है, तो थोड़ा मैं पॉलिटिक्स में चला गया, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपका ये 3 सिनारियो ही होने जा रहा है, और बीजेपी रिपीट कर सकती है, लोग विधानसभा में भी रिपीट करेगी, क्योंकि ये जो आंदोलन हुए हैं ना, ये इसका रिएक्शन का, देखिए क्या कहते हैं, न्यूटन थर्डला है, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन आपको वोटिंग में देखिएगा। समझे, किसान आंदोलन जो नाम के हुए हैं, जिन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया इस आंदोलन ने, समझे, जो नहीं आंदोलन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर का फल फ्रूट अनाज, ये सब, सॉरी बिलियन डॉलर का, हाँ 3 से 5 बिलियन डॉलर का, ट्रिलियन तो ज़्यादा हो जाएगा, फल फ्रूट अनाज ये सब वेस्ट हो जाता है, समझे। और इसको स्टोरेज करने के लिए अब देखो क्या है कि अब जो ज़मीनें हैं ना, वो पहले था कि किसी के पास 50 किले थे, तो 5 भाई हो गए तो 10-10 किलो हो गए, उसके 2 बेटे हो गए तो 5-5 किलो हो गए, तो ज़मीनें जोत जो है छोटा होता जा रहा है। जब जोत छोटा हो जाता है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है उसकी, तो इसीलिए किसान कानून को लाया गया था। लेकिन इसमें राजनीति हो गई, कास्ट एंगल आ गया, फिर बाद में रिलीजन एंगल आ गया, फिर मोदी जी को ही कहना पड़ा बाद में जाकर कि पंजाब में हिंदुओं को दिक्कत हो जाता, अगर ये कानून नहीं लिया जाता तो इशू हो जाता। अभी भी खालिस्तानी नंगा नाच कर रहे हैं पंजाब के अंदर, ये बात पूरा देश देख रहा है, ऐसा नहीं है कि देश नहीं जानता है। गुरुओं ने जितना इज्जत कमाया था, ये नमक हराम खालिस्तानी सब, इन्होंने उस इज्जत को नीचे करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो आज भी गुरुओं के मानने वालों के लिए कोई, किसी के दिल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनका नंगा नाच पूरा देश देख रहा है, क्योंकि अब सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, कुछ चिपता नहीं है, समझे। तो ये राजनीति है, सबका अपना वोट बैंक है, समझे। किसी को नक्सलियों का वोट चाहिए, किसी को जिहादियों का वोट चाहिए, किसी को जातिवादी लोगों का वोट चाहिए, किसी को राष्ट्रवादियों का वोट चाहिए, समझे। तो सबका डेमोक्रेसी यही है कि यहाँ पर उसामा बिन लादेन भी लड़ेगा तो उसको वोट मिलेगा, दाऊद इब्राहिम को भी वोट मिलेगा। हो सकता है कि एक खास मेजोरिटी एरिया में जाकर चुनाव लड़े, तो जैसे राहुल गांधी क्या नाम है, वायनाड चले गए केरल में, 49% मुस्लिम आबादी है, 26% क्रिश्चियन है वहाँ पे, सॉरी मुस्लिम और क्रिश्चियन मिला के 51% हो जाते हैं वहाँ पे वायनाड में, तो वहाँ पे जीत गए राहुल गांधी। हिंदुओं को जातियों में लड़वा की एकता नहीं है, हर स्टेट का वही हाल है, हिंदू बिहारी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, जाट है, गुज्जर है, ब्राह्मण है, दलित है। तो डिवाइड एंड रूल है, मैकाले का प्रिंसिपल जो हुआ था, अभी भी उनके चमचे डीएनए वाले आज भी जिंदा हैं, जो जातियों में हिंदुओं को लड़वा करके देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ये सब दिक्कत आती रहेगी, चैलेंजेस हैं भारत के लिए, फॉल्ट लाइन कह सकते हो, इंडिया की फॉल्ट लाइनें हैं। चाइना अलग से आंख दिखा रहा है, आंख रख के बैठा हुआ है इंडिया के ऊपर। अमेरिका वैसे ही नाराज है कि यूक्रेन में हमने उनका साथ नहीं दिया। अभी रेड सी में जो गंद मचा रखा है ईरान ने, उसको हम काउंटर करने के लिए अमेरिका का जो कोलिशन बना है उसमें हम साथ में नहीं है। तो सबका अपना अपना बेनिफिट है, सब इंडिया में एनजीओ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, समझे। और आंदोलन जीवी मोदी जी ने गलत नहीं कहा था, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव जैसे लोगों के लिए एकदम ठीक कहा था। कुछ ऐसे नेता है जो आंदोलन के सहारे ही जिंदा रह रहे हैं मुल्क में, जाति के नाम पर लोगों को भड़का देते हैं। तो आप लोग से बस एक ही प्रार्थना है, विनती है कि आप लोग इन सब चीज़ों में न पड़े, अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, और जिसको जो राजनीति करना है करने दें, उसको लेकर के अपने दिल में कोई वैमनस्य न रखे, आपस में भाईचारा कायम रखे, और राष्ट्र भक्तों का साथ रखे। राष्ट्रद्रोही को अगर कुछ ना कर सकते तो इसको एक्सपोज करें आप, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, आप निश्चिंत रहे और बाकी पढ़ाई करते रहे, ठीक है। तो 3-4 केस मैंने बता दिया आपको कि ये सब होने जा रहा है, ठीक है ना। और 5वां है कि ग्रुप डी का कट ऑफ क्या होगा, ये मैं आखिरी में बता रहा हूँ आपको। ग्रुप डी का कट ऑफ ये रहेगा कि अगर ये सिर्फ ग्रुप डी का ही ज्वाइनिंग करा है, कुछ ना ज्वाइन करा है,
तब तो आप मान के चलो कि 75 से 78 क्वेश्चन कम से कम, 2-4 क्वेश्चन ऊपर भी जा सकता है, समझे। 75 क्वेश्चन से तो नीचे नहीं जाएगा, समझे। तो 75 से 78 मान लो, तब सिर्फ ग्रुप डी ज्वाइन करा है। दूसरा केस, अगर ग्रुप 9 ग्रुप का ज्वाइनिंग करा है, फिर ग्रुप डी ज्वाइनिंग करा है, उस केस में ग्रुप डी का कट ऑफ क्या हुआ? तो उस केस में ग्रुप डी का कट ऑफ आप 3 क्वेश्चन घटा लो, 72 से 75 क्वेश्चन हो जाएगा, समझिए। अगर ये तीसरा केस में है कि जब ये 20,000 ग्रुप सी का पोस्ट ज्वाइन करा ले, तब आपका कट ऑफ चला जाएगा 68 से लेकर के, मतलब 68 नहीं, 67 से लेकर 67 क्वेश्चन से लेकर के 70 क्वेश्चन के बीच में, तब ये आपका कट ऑफ चला जाएगा। तो ये 3 सिनारियो मैंने आपको बता दिया है कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। और हम यही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए और पढ़ाई कीजिए, और ध्यान रखिए कि देश या मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं है, ना आपकी जाति है ना आपका धर्म है। अब कोई ऐसा काम न करे जो हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कमज़ोर करे, हमारे अंदर वैमनस्य फैलाए। हाँ, जो बैड एलिमेंट है उससे निपटने का काम इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, NIA का है, गवर्नमेंट का है। आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं दायरे में रह करके। अब ऐसा ना करें कि आपके बयान से किसी जाति को, और मैं आई एम सॉरी फॉर डैट अगर किसी जाति के धर्म को किसी को बुरा लगा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि देश में चीज़ें हैं, हमारा अच्छा खासा फल फ्रूट अनाज बर्बाद होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है फर्टाइल लैंड के मैटर में। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्टाइल लैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड। एक नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे हम है। चाइना से ज़्यादा फर्टाइल लैंड हमारे पास है, जबकि आकार में हमसे 3 गुना 4 गुना है चाइना। इकोनॉमी में 5 से 8 गुना, 5 गुना या 8 गुना की। तो चाइना के डाटा पे हम यकीन नहीं कर सकते, इकोनॉमी के डाटा पे हम यकीन नहीं कर सकते चाइना के ऊपर, ठीक है। इस तरह हम चाइनीज सामान पे यकीन नहीं करते, उसी तरह चाइना के दिए हुए डाटे पे यकीन नहीं करते हैं। अब उसका आंकड़ा है कि सिर्फ 8 से 10,000 लोग कोरोना में मरे हैं, लेकिन शुरुआती के 1 हफ्ते में 1.5 से 2 लाख मोबाइल का सिम इनएक्टिव हो गया था चाइना के अंदर। पिछले 6-7 महीने तक जा करके उनका लॉकडाउन रहा चाइना में। तो उनके डाटा पे हम यकीन नहीं कर सकते। कहते हैं कि गलवान में 1 भी नहीं मरे, फिर कहते हैं 4 मरे। और चाइना का एक्स जनरल है 110 या 120 से ऊपर का क्लेम करता है कि उनके सैनिक मारे गए। और हमारे यहाँ कुछ ऐसे औरंगजेब की औलादे हैं कि कहते हैं कि भारतीय सेना के पराक्रम पे उंगली उठा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिल्कुल मेहनत करते रहिए और हमारी दुआ आपके साथ है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी नौकरी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मुल्क है तो आप है, और आपकी कोई भी हरकत ऐसा ना हो कि देश के लिए गलत हो और आपसी भाईचारे में कोई कमी हो, ठीक है। अब किसी का किसी जाति में, किसी धर्म में जन्म लेना उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती है। उसकी उपलब्धि उसका कर्म, उसके व्यवहार, उसके शिष्टाचार, ये सब उसकी उपलब्धि है, ठीक है। तो बाकी हम क्या कहें, ये सब बता ही दिया आपको। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी होने वाला है। आप मान के चलिए कि मिड फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक हरियाणा में 2 बजे रात को रिजल्ट निकालते हैं, अगले दिन बुला लेते हैं। तो बहुत फास्ट होने वाला एक मैटर, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपकी ज्वाइनिंग आ गई, ठीक है ना। मेहनत करते रहिए एंड हमारी दुआ आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माता दी, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।